अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के एसेंशियल्स के बारे में कि एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर कभी भी किसी भी इंसान ने जो है ना सोचा होगा, ना कभी किसी मेंटोर ने फोकस किया होगा। लेकिन आई वांट यू ऑल टू एक्चुअली नो कि बेसिकली एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है और वो किन लाइंस के ऊपर आपको वैल्यूएट करता है, ऐसे के क्या एसेंशियल्स हैं। आज वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले जब आपके सामने ऐसे का पेपर आता है तो आपको टॉप के ऊपर एक ब्लॉक बना हुआ नज़र आता है और उस ब्लॉक के अंदर जहाँ पर अलाउड टाइम लिखा होता है और इसके मैक्सिमम नंबर्स लिखे होते हैं, वहीं नीचे उसने आपको 2 पॉइंट्स के अंदर कुछ गाइडलाइंस दी हुई होती हैं। सेकंड जो गाइडलाइन है वो तो मेरे ख्याल में हम सबको पता ही होता है कि ब्लैंक पेज जिसको क्रॉस करना है, कोई जगह बीच में खाली नहीं छोड़नी, कोई स्पेस नहीं छोड़नी। लेकिन पहली वाली जो फर्स्ट पॉइंट है उसको कभी भी किसी ने नोट नहीं किया होगा। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, ये हम सारों को ऑलरेडी पता होना चाहिए क्योंकि ये उसने सारी की सारी बातें वहाँ पर लिख भी दी हैं। इवन उसने एस्से के सिलेबस के अंदर ये बात लिखी हुई है। उसने ये बात हर क्वेश्चन के शुरू में लिखी हुई है, क्वेश्चन पेपर के शुरू में एस्से के बिल्कुल टॉप के ऊपर उसने बात लिखी हुई है। सो वी बेसिकली डू नॉट गिव इट द ड्यू यू कैन से एडहेरेंस और द ड्यू वेट जो हमें इसको देना चाहिए। सो वी बेसिकली नेवर हैज़ गिवन इट ए लुक कि हम इसको देखें ही, हम देख ही लें कि उसने लिखा क्या है। बेसिकली वो पहले ही आपको बता देता है कि मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे। यानी 2 चीज़ें हमें यहाँ से पता चल गई जी, एक तो हमने आउटलाइन बना के ऐसे लिखना है, दूसरा हमने कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे लिखना है जो कि 2500 से लेके 3000 वर्ड्स तक का होना चाहिए ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। यानी कि 10 टॉपिक्स होंगे, एक टॉपिक के ऊपर आपने लिखना है। यहाँ तक हमें समझ आ गई जी, लेंथ कितनी होनी चाहिए, आउटलाइन हमने बनानी है, 2 चीज़ें हमने एस्टैब्लिश कर ली। उसके बाद आगे वो कहते हैं कि मेक श्योर यू यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस, कि आप मेक श्योर करें कि आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस यूज़ करें। यानी कि हमने प्लेन ऐसे नहीं लिखना, हमने सिर्फ एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना, उसके बारे में बात नहीं करनी, उसके फीचर्स नहीं बताने, बल्कि हमने उसमें डिफरेंट डिस्कोर्सेस जो है उनको फॉलो करना है। अब डिस्कोर्सेस वो क्या बताते हैं? सबसे पहले वो कहते हैं जी एक्सपोजिशन, उसके बाद आती है आर्गुमेंटेशन, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और उसके बाद नरेशन। यानी कि उसने आपको बता दिया कि जी डिफरेंट कोर्सेज फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, यानी उसने आपको यहीं पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, आप इसके अलावा भी डिस्कोर्सेज फॉलो कर सकते हैं जो कि हम आगे जाके देखेंगे, जिसमें एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन है। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस एंड क्लैरिटी। यहीं पे उसने आपको बता दिया है कि मैं उस बच्चे को या उस बच्चे के ऐसे को क्रेडिट दिया जाएगा, उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंगली करेगा, उसके अंदर रेलिवेंट रहेगा और उसमें क्लैरिटी होगी। सो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि एसेंशियल्स होते क्या हैं इंग्लिश एसे के। अगर हम जाके एग्जामिनर रिपोर्ट देखें इंग्लिश एसे की, तो हमें वहां पर नजर आता है कि उसने हमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड चीजें चीजें बताई हुई हैं, जिसके अंदर से ही हम ये ड्रॉ करते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश एसे क्या है। ये बात याद रखिएगा कि ये सारी की सारी वो गाइडलाइंस है जो कि एफपीएससी ने दी हुई है। ये एफपीएससी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है कि क्या एसेंशियल्स होने चाहिए इंग्लिश एसे के। सो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एसे एसेंशियल्स दैट रिकमेंडेड बाय एफपीएससी, देयर शुड बी द राइट यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड एरर्स। यहाँ पे अक्सर बच्चे कहते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिकली जो लोग ग्रामर को ठीक करते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, जिन जो कॉम्पोजिशन के लिए आप लोग बुक्स फॉलो करे होंगे, आप लोग हमेशा बेसिक से स्टार्ट करें, टेंसेस को पढ़ें, सेंटेंस की टाइप्स को देखें। अगर आपका सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, तो इसको देखें। फिर ये भी देखें कि अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ग्रामर आप यूज करें या पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आपकी जो है वो कोई फॉर एग्जाम्पल आप जेरेंड यूज करें या फिर वर्ब यूज करें, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिजाइन करें। उसमें देखेंगे कि पैरेललिज्म के इशू तो नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, डू डज का, कुड कैन का, विल वुड का, विल शेल का, इन सब चीजों के यूज जो है वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। एस ई एस का यूज आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एरर्स नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट इन योर आउटलाइन, इन योर इंट्रो पैराग्राफ, इन योर कंक्लूजन। बाकी अगर बीच में कहीं आपके पैराग्राफिंग के अंदर कोई हल्का फुल्का हो जाता है तो दैट इज नॉट मच ऑफ द थिंग टू बी कंसर्न अबाउट। उसके बाद अगली बात जो हमें बताते हैं एसेंशियल्स ऑफ एसे के अंदर, वो ये कहते हैं जी एक तो कोहेसिव पैराग्राफ्स होने चाहिए। कोहेसिव पैराग्राफ का मतलब ये है कि आपने एक पैराग्राफ लिखा तो अगला पैराग्राफ पिछले वाले पैराग्राफ को कॉम्प्लीमेंट करे, उसकी कॉन्टिन्यूटी हो, उसका तसलसल हो, उसका तसलसल बरकरार रहे। यानी फ्रेगमेंटेशन नहीं पाई जानी चाहिए। अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा है तो अगला पैराग्राफ बिल्कुल ऐसे लगे कि बस अगली बात स्टार्ट करने से पहले उस पैराग्राफ में उसका रिफ्लेक्शन आ जाए, अगले पैराग्राफ को कनेक्टेड होना चाहिए आपके पिछले पैराग्राफ के साथ, और इसी तरह से आप इसका फ्लो बनाते हैं। उसके बाद कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस ये होती है कि आपने जिस टॉपिक के ऊपर लिखा, जिस टॉपिक के ऊपर आपने स्टार्ट किया, टिल एंड आप उसी टॉपिक के ऊपर बात करें, बीच में डेविएशन नहीं है, आप घूमे मत, आगे पीछे मत जाएं। यानी कि जो बात आपने शुरू की है उसी चीज के रेलिवेंस के अंदर आप आगे चलें, और वो बात से बात निकलते निकलते आपका पूरा का पूरा एक जो है वो आपकी जो लेडर होनी चाहिए उसमें कोई कनेक्शन मिस ना हो, उसको कोहेरेंस कहते हैं। यानी कि बीच में कहीं आप टॉपिक टॉपिक से डेविएट ना करें, बात कहीं की कहीं ना निकल जाए।
उसके बाद आ जाती है आपकी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ऑफ कोर्स यही होती है कि आप एक चीज़ को प्रेज़ेंट कैसे करते हैं, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आप उसको लिखते कैसे हैं, उसमें इडियोमैटिक एक्सप्रेशन कौन-सा यूज़ करते हैं, कौन-सी एग्ज़ाम्पल्स लगाते हैं, कौन-सा पर्सपेक्टिव लगाते हैं, कौन-सी थ्योरी, कौन-सा मॉडल, ये क्रिएटिविटी होती है कि आपने अपनी बात को प्रूव करने के लिए कौन-सा क्रिएटिव वे चूज़ किया है। उसके बाद कोई रैंडम आइडियाज़ नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। इट मस्ट बी अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। जैसे कि उसने पहले भी कहा कि मैं नंबर्स उनको दूँगा जो ऑर्गेनाइज़ेशन, रेलेवेंस और क्लैरिटी देंगे। अच्छा जी, उसके बाद रैंडम आइडियाज़ की हमने बात कर ली। तीसरी चीज़ जो कि बच्चे सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वो करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग को। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि एसे आपका पूरा 100 नंबर का है, उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। एक ही टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे, उस टॉपिक में ये सारे इंग्रीडिएंट्स होंगे, तो आपके अच्छे मार्क्स आएँगे और आप पास होंगे। यही वजह है कि इंग्लिश एसे के अंदर फेलियर रेशियो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे रीडिंग नहीं करते, बच्चे एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं करते। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान का टॉपिक आता है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको लगे जी ठीक है, मुझे तो इसके ऊपर बहुत आता है और आप उसके ऊपर लिखना शुरू करें और आपको पता चले जी मेरे पास तो कोई आर्गुमेंट्स नहीं है, मेरे पास रिलेटेड इसके लिए जार्गन नहीं है, वोकैब्युलरी नहीं है, आर्गुमेंट्स नहीं है, तो यू आर फेल्ड। इसलिए बिकॉज़ एक्सटेंसिव रीडिंग आपकी नहीं है। जिस टॉपिक के ऊपर आपने रीडिंग नहीं की, आपने 5-6 रिपोर्ट्स को कंसल्ट नहीं किया, 5-6 आर्टिकल्स को नहीं देखा, उसके आर्गुमेंट्स को आपने वेइ नहीं किया, आपने उसमें से फैक्ट्स फिगर्स नहीं निकाले, उसकी रेलेवेंट लैंग्वेज को आपने रीड नहीं किया, आपके पास उसका रेलेवेंट जार्गन, उसकी रेलेवेंट वोकैब नहीं है, तो यू आर फेल्ड। आपके पास एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं है, तो आप उसके बैकग्राउंड को नहीं समझ सकेंगे, आप कनेक्शंस ड्रॉ नहीं कर सकेंगे, आर्गुमेंट्स नहीं दे सकेंगे। दैट्स व्हाई हमेशा रीडिंग आपकी एक्सटेंसिव होनी चाहिए। अगर आपको पता है किसी बात को आपने सब्सटैंशिएट करना है, तो आपके पास बुक्स के रेफरेंसेस होने चाहिए, फैक्ट्स फिगर्स होने चाहिए, कोट्स होने चाहिए, रिपोर्ट्स होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई दिस इज एक्सटेंसिव रीडिंग। उसके बाद होलिस्टिक एंड एप्रीशिएबल परफॉर्मेंस अप्रोच होनी चाहिए आपकी, यानी बहुत ही ज्यादा आपने एक ऐसी परफॉर्मेंस अप्रोच दिखानी कि जिसके अंदर आपके पास एक अच्छा खासा रूम हो अपनी बात को प्रूव करने का, अपनी बात को आप अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हो। सिमिलरली आगे वो ये भी बताता है कि हमारे जो आर्गुमेंट्स हैं उसमें लॉजिकल रीज़निंग होनी चाहिए। ये नहीं कि जब मैंने एक बात की तो बस ठीक है, मेरा दिल किया तो मैंने ये बात कर दी, मेरा ओपिनियन है, ऐसे नहीं। आपकी बात लॉजिकल होनी चाहिए, उसके पीछे कोई कनेक्शन होना चाहिए, कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके अंदर कोई वज़न होना चाहिए, कोई रीज़न हो उसके पीछे और आपका रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स होने चाहिए। उसके बाद जो भी आप आर्गुमेंट बिल्ड करेंगे उसको आप मल्टीपल एंगल से बिल्ड करें। उसके अंदर आप बताएँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी है, तो हम कहाँ से उसके मल्टीपल एंगल्स दिखाएँ। जी, पॉवर्टी की वजह से क्या होता है कि अवाम जो होती है, वो आपकी पुअर हो जाती है। उसकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू आप उसको बात को करें, परचेजिंग पावर पैरिटी के थ्रू ये बात दिखाएँ, जीडीपी का रेफरेंस दें, तो मल्टीपल एंगल से आपने ये बातें करनी है। और इसी तरह से आप इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करेंगे फैक्ट्स के साथ। आप बताएँगे कि जी हमने देखा कि जीडीपी हमारा इस ट्रेंड के ऊपर ड्रॉप हो रहा है। हमने देखा कि हम लोगों ने जो है वो इम्पोर्ट ज़्यादा कर ली है, एक्सपोर्ट हमारी कम है। जो एक्सपोर्ट हम करते हैं वो रॉ मटेरियल करते हैं, जो इम्पोर्ट हम करते हैं वो मशीनरी और फिनिश गुड करते हैं। इस तरह करके आपने फैक्ट्स देने हैं, रिपोर्ट्स के रेफरेंसेस दे के, उसके अंदर कोई स्टेट बैंक का रेफरेंस डाल के, वर्ल्ड बैंक की किसी रिपोर्ट का रेफरेंस डाल के आपने अपनी बात को थ्रू फैक्ट सब्सटैंशिएट करना है। उसके बाद आपका प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन होनी चाहिए एसे की। प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन ऑफ एसे कैसे होती है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बताऊँगी। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन ऑफ एसे वो होती है जिसके अंदर आपने हर चीज़ को एक फ्लो के अंदर स्ट्रक्चर किया हो। आपकी कोई चीज़ रिपीट ना हो, रैंडम आइडियाज़ ना हो, आप जो बात कर रहे हैं वो बात आपकी टू द पॉइंट एग्ज़ैक्टली कन्वे हो आपके एग्ज़ामिनर को। उसके अंदर ये ना लगे आपको कि बिल्कुल भी देयर इज़ सम कनेक्शन व्हिच इज़ मिसिंग। सो इसको कहते हैं कि एक प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन होनी चाहिए एसे की। देन कम्स द एस्पेक्ट्स जो कि आपने मेंशन किए हुए आउटलाइन के अंदर, वो डिस्कस होने चाहिए एसे के अंदर। उसके बाद एग्जामिनर हमसे चाहता है कि इंग्लिश एसे के अंदर जो आपके स्टैंडर्ड इंग्लिश एसेस होते हैं उनको एग्जामिन किया जाता है इन फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर कि आपकी फुटिंग ऑफ द आर्गुमेंटेशन क्या है, कंटेंट क्या है, क्या लैंग्वेज आपने उसके अंदर यूज की। लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर हरगिज आपकी ग्रामर नहीं है, यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपने अपनी बात को किस तरह से बोला है, एक्सप्रेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर, उसके अंदर आप कहें कि जी द फ्लावर ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट फ्लरिश विदाउट द फर्टिलाइजर ऑफ सॉरी द फ्लावर ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट फ्लरिश विदाउट द फर्टिलाइजर ऑफ लिटरेसी, तो ये बेसिकली आपकी लैंग्वेज है। ये बता रहा है कि आपने किस तरह से अपने एक्सप्रेशन के थ्रू एक बात को कन्वे किया और इस तरह से आपके इंटेलेक्चुअल सिग्निफायर, यानी कि अगर आप एक बात कर रहे हैं तो इंटेलेक्चुअली आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करें और उसके पीछे क्या जो है वो आपका व्हाट इज बेसिकली द साउंड ग्राउंड बिहाइंड दैट। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बात करते हुए बीच में शेक्सपियर को कोट लगा देते हैं, किसी ड्रामा को कोई रेफरेंस दे देते हैं, किसी पोएम को कोई रेफरेंस दे देते हैं, किसी भी लिटरेचर की चीज़ के थ्रू या फिर किसी इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव के थ्रू आप उस बात को प्रूव करते हैं, तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट द स्टैंडर्ड एसे इज़ एग्जामिन्ड अपॉन। फिर ये भी देखा जाता है कि आपकी क्वालिटी और लेवल ऑफ क्रिटिकल आर्गुमेंटेशन एज़ अ होल कैसी है। देखिए, अगर आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड होगी, क्रिटिकल आर्गुमेंटेशन आपकी अच्छी नहीं होगी, आप साउंड एनालिसिस ड्रॉ नहीं कर सकते, अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, तो आपके इंग्लिश एसे को ऑफ कोर्स अच्छा रेट और वैल्यू नहीं किया जाएगा। फिर आप ये भी देखें कि अगर जो बात आप कर रहे हैं उसमें डोरमेंट कंटेंट
इंटेंशन कितनी है। उसमें ये देखें कि डोरमेंट इंटेंशन में आपको ये देखना होता है कि जो आइडियाज आप प्रेजेंट करें, क्या वो आइडियाज आप ऑलरेडी बात उनके ऊपर कर चुके हैं, उसके अंदर कोई चीज बार बार रिपीट तो नहीं हो रही, कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो डेड है, जिसकी जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी अब इस सिनेरियो के अंदर पर्टिकुलरली आपको मेंशन नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपका रेलिवेंट और एडिकेट कंटेंट होना चाहिए, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर सकें, चीजों को होलिस्टिक व्यू दे सकें। सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि हम कौन सी वो चीजें हैं जो हमारा एग्जामिनर हमसे चाहता है। सो प्लीज फॉलो ऑल दीज थिंग्स सो दैट आपका इंग्लिश ऐसे किसी सूरत भी दूसरों से कम ना हो, एंड देयर शुड बी नथिंग व्हिच इज लैकिंग इन योर ऐसे। थैंक यू सो वेरी मच एंड टेक केयर।